हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। आज हम शुरू कर रहे हैं वेद प्रकाश शर्मा द्वारा लिखा गया विजय विकास सीरीज का मज़ेदार उपन्यास पाक साहब का पार्ट 21, जो कि इसका लास्ट पार्ट है। यह स्टेडियम वह था जहां क्रिकेट का डे नाइट मैच आयोजित किया गया था। संपूर्ण स्टेडियम की लाइट सूर्य की मानिंद चमक रही थी। जाहिर है दिन जैसा ही प्रकाश था वहाँ, और हजारों लोगों का जन समूह, मानो चारों तरफ हंगामा, शोर शराबा। अधिकांश लोगों का ध्यान मंच की तरफ था। बहुत ऊंचा और विशाल मंच बनाया गया था। उस वक्त वहाँ मुशर्रफ की पार्टी का कोई स्थानीय नेता तकरीर दे रहा था। लोग उसे सुन जरूर रहे थे, मगर ध्यान नहीं दे रहे थे। उस पर ध्यान दिया भी क्यों जाना था। वह हुजूम मुशर्रफ को सुनने के लिए उमड़ा था। घोषणा की गई थी कि मुशर्रफ साहब इस रैली में इंडियन टीवी द्वारा जारी की गई फिल्म की कलई खोलेंगे। इस घोषणा के कारण भीड़ कुछ ज़्यादा ही उमड़ आई थी। जो लोग वहां नहीं पहुंच सके थे, वे टीवी शेड्यूल के सामने जमे थे। पाकिस्तान ही में नहीं, सारे संसार में, संसार भर का मीडिया जो इकट्ठा था स्टेडियम में। दुनिया के हर चैनल पर वहां का लाइव टेलीकास्ट चल रहा था। जाहिर है रजनी शर्मा भी वहीं थी, मंच के बेहद नज़दीक। एक बार उस वक्त स्टेडियम में अफरा तफरी और सनसनी सी मची, जब मंच से किसी नेता ने माइक पर कहा, कुछ देर पहले खबर मिली है कि दहशतगर्दों ने राष्ट्रपति भवन पर हमला किया है। ये शब्द वहाँ अफरा तफरी मचा देने के लिए काफ़ी थे, पर फिक्रमंद होने की जरूरत नहीं है। इन अल्फाजों ने स्थिति को बिगड़ने से बचा लिया। राष्ट्रपति महोदय का बाल भी बाका नहीं हो सका है। वे अपनी बुलेट प्रूफ गाड़ी में खास कमांडो दस्ते के साथ यहाँ के लिए रवाना हो चुके हैं। वे अपने मुंह से खुद ही बताएंगे कि दहशतगर्दों ने किस तरह राष्ट्रपति भवन में उनकी हत्या की कोशिश की। इन शब्दों के कारण वहाँ मौजूद आवाम को और बेसब्री से मुशर्रफ का इंतज़ार हो गया। स्टेडियम में चारों तरफ, बल्कि चप्पे चप्पे पर हिफाजत के भी इंतजाम किए गए थे। स्थानीय पुलिस से लेकर सेना के जवान तक तैनात थे वहाँ। और फिर वहाँ तैनात अफसरान को संचार माध्यमों से कादिर द्वारा उनके साथ घटी घटना की पूरी सूचना मिली। उसने बताया, इस वक्त विकास राष्ट्रपति महोदय को बुलेट प्रूफ गाड़ी में कैद किए स्टेडियम की तरफ बढ़ रहा है। मैं और मेरे सारे कमांडोज 2 गाड़ियों में उसके पीछे हैं। इस खबर ने अफसरान के पैर उखाड़ दिए। बौखला गए थे, दिमाग बनबना रहे थे, समझ नहीं पाए अपने राष्ट्रपति के लिए क्या करे। एक ही बात समझ में आई, यह कि अगर यह खबर स्टेडियम में फ्लैश हो गई तो हालात बेकाबू हो जाएंगे। मुमकिन है भगदड़ में ही हजारों लोग मारे जाएं। अतः जिन्हें मालूम था चौकस तो वे ज़रूरत से ज़्यादा हो गए थे, मगर न्यूज़ फ्लैश होने नहीं दी। फिर उस खास गेट से बुलेट प्रूफ गाड़ी स्टेडियम में दाखिल हुई, जो बनाया ही उसके लिए गया था। वहाँ से स्टेज पर पहुँचने के लिए पूरी एक पट्टी थी। सुरक्षा कर्मियों ने शुरू से ही उस तरफ पब्लिक के किसी व्यक्ति को नहीं आने दिया था। उस पट्टी पर पूरी रफ्तार के साथ दौड़ती बुलेट प्रूफ गाड़ी मंच की तरफ बढ़ रही थी, और उसके पीछे बढ़ रही थी कादिर और उसके कमांडो से भरी दोनों गाड़ियाँ। लोग उचक उचक कर उस तरफ देख रहे थे। मंच पर माइक से मुंह सटाए खड़े गधे को वस्तु स्थिति का जरा भी इल्म नहीं था।
तभी तो कहे जा रहा था। माननीय राष्ट्रपति स्टेडियम में पधार चुके हैं। बेचैन न हो, चैनो अमन बनाए रखे। कुछ देर बाद वे यहाँ खड़े होंगे और सबको नजर आएंगे जहाँ मैं खड़ा हूँ। ये लीजिए, गाड़ी मंच के बेहद नज़दीक रुक गई है। अब चंद पलों बाद आप उनका दीदार कर सकेंगे। गाड़ी के रुकते ही सुरक्षा कर्मियों ने उसे चारों तरफ से घेर लिया। इसके पूर्व कि वे कोई बेवकूफ़ी कर पाते, खुद कादिर और उसके कमांडोज गाड़ियों से कूदकर दौड़ते हुए बुलेट प्रूफ गाड़ियों की तरफ आए। साथ ही कहा भी था कादिर ने, कोई किसी किस्म की बेवकूफ़ी नहीं करेगा। राष्ट्रपति महोदय उसके कब्जे में है। बुलेट प्रूफ गाड़ी के आसपास सनसनी फैल गई। सब पीछे हट गए। कादिर ने कहा, फिलहाल उसे वह करने दे जो वह कर रहा है। सुरक्षाकर्मी पीछे हट गए। अब वैन को कादिर और उसके कमांडोज ने घेर लिया था। पब्लिक को कुछ नहीं पता था कि मंच के पीछे क्या हो रहा है। मंच के पीछे की बातें पब्लिक को अक्सर पता नहीं लगती। हाँ, मंच में आगमन का आंखों देखा हाल बयान कर रहे नेता को यहाँ का दृश्य जरूर चमक रहा था, मगर कमांडोज के घेरे को वह राष्ट्रपति महोदय की सुरक्षा हेतु ही समझा था। फिर मिस्टर कादिर, बुलेट प्रूफ गाड़ी के अंदर मौजूद विकास ने माइक पर इतने वॉल्यूम में कहा ताकि आवाज़ केवल गाड़ी के चारों तरफ सुनाई जा सके। तुम जान भी सकते हो और समझ भी सकते हो। मुशर्रफ को यहाँ लेकर आया हूँ तो जाहिर है मरने की मुझे कोई परवाह नहीं है। सोचकर आया हूँ कि इस मिशन पर मर भी गया तो अमर हो जाऊँगा। लेकिन यह तय है और समझदार हो तुम समझ सकते हो, मैं अकेला नहीं मरूंगा। मेरा खात्मा भले ही दुनिया की चाहे जिस टेक्निक से किया जाए, मगर मुशर्रफ को लेकर मरूंगा, क्योंकि उसकी जान सिर्फ मेरी उंगली की जुम्बिश पर अटकी है। इसे बचाना चाहते हो तो मुझे मारने की कोशिश मत करना, क्योंकि बात यह है कि मैं इसे मारने नहीं आया हूँ, केवल पब्लिक के सामने एक थप्पड़ जड़ने आया हूँ इसके गाल पर। उसके बाद इसे छोड़ दूंगा। अगर यह मरा तो तुम्हारी बेवकूफ़ी से मरेगा। कोई कुछ नहीं बोला। तनावपूर्ण सन्नाटा छाया रहा वहाँ। दरवाज़ा खोल रहा हूँ, बाकी सब तुम पर निर्भर है। इन शब्दों के साथ गाड़ी का दरवाज़ा खुल गया। मुशर्रफ की कनपटी पर रिवॉल्वर रखे विकास उसके पीछे था। मुशर्रफ ने पूरी दिलेरी के साथ कहा, हमारी फिक्र मत करो कादिर, भून डालो इसे। मगर कैसे? अपने राष्ट्रपति की फिक्र कैसे न करे कादिर? कैसे मर जाने दे उन्हें? ऐसी पोजीशन में किसी साधारण नागरिक को तो मरने ही नहीं दिया जा सकता था। मुशर्रफ तो फिर भी राष्ट्रपति थे और सचमुच वह इस हकीकत को समझ रहा था कि विकास, अन्य सुरक्षा कर्मियों और कमांडोज को कादिर के इशारे का इंतजार था और कादिर ने इशारा किया नहीं। लिहाजा मुशर्रफ को कवर किए विकास मंच की सीढ़ियां चढ़ता चला गया। मुशर्रफ के आवागमन का लाइव टेलीकास्ट कर रहे नेता की समझ में जब तक यह बात आई कि सीन में कुछ गड़बड़ है, तब तक देर हो चुकी थी। उनके मुंह से अरे शब्द ही निकल पाया कि विकास की लंबी टांग घूमी। उसके बूट की ठोकर नेता की छाती पर पड़ी और इतने जोर से पड़ी कि कंठ से चीख निकालता हुआ वह हवा में किसी पुतले की तरह कलाबाजियां खाता 12 फुट ऊंचे मंच से नीचे जा गिरा। मंच के दृश्य को देखते ही स्टेडियम में मानो भूचाल आ गया था। स्टेडियम में ही क्यों, मुकम्मल भू ही जो हिल गई थी।
उस भूकंप से जो लोग अपने घर में टीवी के सामने सुस्त बैठे थे वे अचानक उछल पड़े, जैसे 440 वोल्ट का नंगा तार जिस्म से छू गया हो। पूरे विश्व में देखे जा रहे उस दृश्य पर शुरुआती क्षणों में तो किसी को यकीन ही नहीं आया, मगर कब तक यकीन न करते। दृश्य जो था वह सामने था, विकास और मुशर्रफ, मुशर्रफ और विकास। विकास के रिवॉल्वर की नोक पर मुशर्रफ, रजनीश शर्मा बोचका, उसके रोंगटे दूसरे लोगों की उपेक्षा कुछ ज़्यादा ही खड़े हो गए थे। एक पल के लिए तो स्टेडियम में ऐसा सन्नाटा छा गया था कि सुई भी गिरे तो आवाज़ बम के धमाके जैसी लगे। वह पल यह था जब दृश्य को देखकर भी लोग यह विश्वास नहीं कर पाए थे कि आंखें दिमाग को जो मैसेज दे रही हैं वह सच है। और जब तक लोग दृश्य की सच्चाई पर विश्वास करने की पोजीशन में आए, तब तक विकास की आवाज़ मुकम्मल स्टेडियम में गूंजती हुई संसार भरों के घरों में गूंज उठी। जनरल मुशर्रफ के घर में आकर, इसकी सुरक्षा व्यवस्था के बीच में घुसकर इसके गाल पर हिंदुस्तानी थप्पड़ मारने का ऐलान मैंने इसलिए किया था क्योंकि आज के ज़माने में किसी का मर्डर कर डालना उसे थप्पड़ मारने से ज़्यादा आसान है। ऐसी टेक्नोलॉजी गन बन गई हैं जो कि मीलों दूर बैठकर आप किसी को शूट कर सकते हैं। हजारों हजार किलोमीटर दूर से मिसाइल छोड़कर पूरे के पूरे शहरों में तबाही मचा सकते हैं। खतरे की तो बात ही दूर, कोई रिस्क तक नहीं है इसमें। जबकि किसी को थप्पड़ मारने उसके नज़दीक जाना होगा, इतना नज़दीक जहाँ से आपका हाथ आपके शिकार के गाल तक पहुँच सके। और आज के ज़माने में अगर कोई सबसे ज़्यादा रिस्की काम है तो किसी के इतना नज़दीक पहुँचना। मैं यहाँ इस मंच पर यह कहने आया हूँ कि वो हिम्मत, वो मर्दानगी उन हिजड़ों में नहीं है जिन्हें मुशर्रफ साहब कभी संसद पर भेजते हैं, कभी अक्षरधाम मंदिर में। वे किसी की आंखों से आंख मिलाकर युद्ध नहीं कर सकते। उनमें किसी में इतने नज़दीक पहुंचने की ताकत नहीं है। वे दूर ही से अपनी गनों के मुंह खोलते हैं, दूर से ही आग बरसाते हैं। और आग भी किस पर? आप जैसे निर्दोष और बेकसूर जनता पर। मैं पूछता हूँ, क्या फ़र्क है आप में और हिंदुस्तान की जनता में? क्यों बेकसूर मासूम बच्चों की लाशों से कराची, राजनगर, दिल्ली या इस्लामाबाद की सड़कें पाटी जाए? अरे हिम्मत है तो सामने आओ, विकास की तरह सामने आओ, उनसे बात करो जो पंजे से पंजा लड़ाकर बात करते हैं। पाकिस्तानी हुक्मरानों को आज विकास यही समझाने आया है, यह कि एक हिंदुस्तानी अगर तुम्हारी सारी सुरक्षा व्यवस्थाओं को भेद कर इस मंच तक पहुंच सकता है तो सोचो तुम्हें लाश में तब्दील कर देना उसके लिए कितना आसान है। मगर नहीं, मैं फिर भी तुम्हें लाश में तब्दील नहीं कर रहा। इसलिए नहीं कर रहा ताकि तुम समझ सको, किसी को लाश में तब्दील कर देना किसी समस्या का हल नहीं हो सकता। इसलिए भी नहीं कर रहा क्योंकि मैं तुम्हें मारने नहीं, समझाने आया हूँ। अब भी समझ जाओ जनरल मुशर्रफ, अब भी मोहब्बत की वह भाषा समझ जाओ जो हम तुम्हें मोहब्बत की नगरी में समझाना चाहते थे। यह थप्पड़ उसने अपनी हथेली हवा में उछाली। वह हिंदुस्तानी थप्पड़ तुम्हारे गाल पर तुम्हें यह समझाने के लिए मारा जा रहा है कि हिंदुस्तानी अहिंसा के पुजारी जरूर हैं, खून जरूर बहाना नहीं चाहते, मगर बुज़दिल नहीं है।
और इन्हीं शब्दों के साथ विकास का हाथ बिजली की सी गति से मुशर्रफ के गाल पर पड़ा। उस थप्पड़ की गूंज सारे स्टेडियम में गूंज गई, स्टेडियम के कोने कोने में, और गूंज गई सारे संसार में, लोगों के घरों में, उनके दिलों में। वह जनता, वह जो स्टेडियम में खड़ी थी, समझ नहीं पाई विकास का समर्थन करे या विरोध। वह उनके राष्ट्रपति के गाल पर थप्पड़ मार गया था, मगर वह उनके दिल की बात कह गया था। और बस उसके बाद विकास ने मंच पर ठहरना मुनासिब नहीं समझा था। झपटकर एक बार फिर पकड़ लिया मुशर्रफ को, एक बार फिर उसकी कनपटी पर रिवाल्वर रख दिया था, क्योंकि एकमात्र वही तो था उसके यहाँ से सुरक्षित निकल जाने की गारंटी। फिर वह उसे लिए बुलेट प्रूफ गाड़ी के नज़दीक पहुंचा। पहले मुशर्रफ को गाड़ी के अंदर धकेला, फिर कादिर से कहा, समझदार हो, जिंदा बच गए, मगर खतरा अभी टला नहीं है। क्या मतलब? यहाँ तक मेरा पीछा किया तो किया, यहाँ से आगे नहीं करोगे? कादिर ने कोई जवाब नहीं दिया, जबड़े बिचे, केवल घूरता रहा उसे। कहा, इसलिए है क्योंकि तुम्हारा मकसद है मुशर्रफ को बचाना और मेरा मकसद है खुद को बचाना। मैं जानता हूँ खुद तभी तक बचा रह सकता हूँ जब तक मुशर्रफ मेरे कब्जे में है। इस पर से मेरा कब्जा हटा और तुम्हारी गोलियाँ चली। जब इस हकीकत को मैं समझता हूँ तो मतलब यह हुआ, जब तक तुम मेरे पीछे होंगे तब तक मैं इसे नहीं छोड़ूंगा। इसे सही सलामत चाहते हो तो मेरा पीछा छोड़ो। वायदा रहा, किसी फुटपाथ पर या किसी गटर में यह तुम्हें महफूज पड़ा मिलेगा। वैसे भी जिसकी सारी कीर्ति मेरे एक चाटे से धूल में मिल चुकी है, उस मुर्दे के शरीर को ख़त्म करने से मुझे क्या मिलेगा? कहने के बाद उसने एक झटके से गाड़ी आगे बढ़ा दी थी। उसने देखा कादिर या किसी कमांडो की गाड़ी उसके पीछे नहीं आ रही थी। अब मुशर्रफ बुलेट प्रूफ गाड़ी में नहीं था। विकास ने उसे एक सुनसान सड़क पर उतार दिया था। तब जबकि उसे विश्वास हो गया कि कोई उसका पीछा नहीं कर रहा है, किसी माध्यम से उस पर नज़र नहीं रखी जा रही है। प्लान के मुताबिक उसे गुल हसन के अड्डे पर पहुंचना था, वहां जहां अल्फासे के मुताबिक वे बिल्कुल सुरक्षित थे। मगर मुशर्रफ को छोड़ने के बाद अभी मुश्किल से 1 किलोमीटर दूर ही निकला था कि आकाश में एक नहीं 2 हेलीकॉप्टर गड़गड़ाते नजर आए। शुरू में उसने सोचा, क्या ज़रूरी है उन्हें मेरी ही तलाश हो, परंतु जब वे बहुत नीचे उसकी गाड़ी के ठीक ऊपर साथ साथ उड़ते रहे तो मानना पड़ा उन लोगों ने चालाकी से उस पर नज़र रखी थी। अब उसका जेहन हेलीकॉप्टरों से पीछा छुड़ाने के बारे में सोचने लगा। मगर यह काम आसान मालूम नहीं पड़ रहा था। हालांकि अब तक वह बुलेट प्रूफ गाड़ी में था, तब तक दुनिया की कोई ताकत किसी किस्म का नुकसान नहीं पहुंचा सकती थी। लेकिन गाड़ी में कब तक रह सकता था? कब तक उसे सड़कों पर घुमाता रह सकता था? अभी कोई हल नहीं सोच पाया था कि सामने एक सुरंग नजर आई। वहाँ सड़क पहाड़ को काटकर उसके अंदर बनाई गई थी। रास्ता कोई था नहीं, अतः सुरंग के अंदर जाना मजबूरी थी। दोनों हेलीकॉप्टर पहाड़ के ऊपर चले गए। सुरंग काफ़ी लंबी थी, करीब 2 किलोमीटर चला था कि चौक जाना पड़ा। पैर स्वतः ब्रेक पेडल पर जा जमा। एक गाड़ी रास्ता रोक सड़क पर तिरछी खड़ी थी। अभी वह इस खतरे को समझने
और उससे निपटने के बारे में सोच ही रहा था कि गाड़ी का दरवाज़ा खुला। अल्फा से बाहर आया। विकास ने भी पूरे ब्रेक मारकर गाड़ी रोक दी। दरवाज़ा खोलकर बाहर निकलता हुआ बोला, आप यहाँ गुरु? हमें कहीं भी देखकर चौंकना बंद कर दो बेटे। और फिर मिशन पूरा करने के बाद इस रास्ते पर बढ़ने के लिए तो हम ही ने तुमसे कहा था। क्या इसलिए कि आपको यहाँ मिलना था? शायद इसलिए। क्यों? बुलेट प्रूफ गाड़ी की चाबी हमें दो। बहुत हवा ले चुके उसकी। और मैं तुम यह गाड़ी लेकर गुल हसन के अड्डे पर पहुंचो। कहने के साथ उसने सुरंग के अंदर तिरछी खड़ी गाड़ी की चाबी पकड़ा दी। वो हेलीकॉप्टर मेरा पीछा कर रहे हैं, अब मेरा पीछा करेंगे। उखड़ गया विकास। बोला, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ गुरु, आप खेल क्या खेल रहे हैं? कहने के साथ ही अल्फासे ने उसके हाथ से बुलेट प्रूफ गाड़ी की चाबी लगभग छीनी और गाड़ी की तरफ बढ़ गया। विकास उसकी तरफ लपकता हुआ बोला, मैं आपको इस गाड़ी में नहीं जाने दूंगा। क्यों? अल्फासे ठिठक कर उसकी तरफ घूमा। खतरों से निपटना केवल तुम्हें आता है, मुझे नहीं आता। बौखला गया विकास। गड़बड़ाकर बोला, माँ मेरा मतलब वह नहीं था गुरु। और क्या मतलब था तेरा? माँ मेरा मतलब था दोनों इसी में चलते हैं न। उसने तिरछी खड़ी गाड़ी की तरफ इशारा किया। हेलीकॉप्टर को बुलेट प्रूफ गाड़ी की तलाश होगी। जब तक वे यहाँ पहुँचेंगे तब तक हम काफ़ी दूर निकल चुके होंगे। बिल्कुल ही पागल समझ रहा है उन्हें। जजी, जो कह रहा हूँ वह कर। अल्फासे ने निर्णायक लहजे में कहा। मैं बुलेट प्रूफ गाड़ी को लेकर वापस उसी तरफ जा रहा हूँ जिधर से तू आया है। तुझे इस गाड़ी से उधर जाना है जिधर जा रहा था। और याद रहे, सुरंग से बाहर तब निकलना है जब हेलीकॉप्टर की गड़गड़ाहट पूरी तरह गुम हो जाए। या ये तो जाती है गुरु। आप मेरी बला अपने सिर पहली बार ले रहा हूँ क्या? ले नहीं सकता। ले तो सकते हो, मगर कोई अगर मगर नहीं। बहस मत कर। जगजगिया मत समझना मुझे, जिससे अपनी हर बात मनवा लेता है। कहने के बाद वह दरवाज़ा खोलकर बुलेट प्रूफ गाड़ी की ड्राइविंग सीट पर बैठा। गाड़ी स्टार्ट की, वापस घुमाई और दौड़ा दी। विकास जहाँ का तहाँ खड़ा तब तक उसकी पिछली लाइटों को देखता रहा जब तक नज़र आती रही। हेलीकॉप्टर पाकिस्तानी सीक्रेट सर्विस के थे। वे उसी पहाड़ के ऊपर चक्कर काट रहे थे जिसके अंदर गुम हुई बुलेट प्रूफ गाड़ी अभी तक बाहर नहीं निकली थी। जब यह रिपोर्ट उन्होंने वायरलेस पर चीफ को दी तो चीफ ने कहा, वह समझ चुका है कि तुम लोग उसका पीछा कर रहे हो और अब वह तुम्हें चकमा देने की कोशिश करेगा। उसकी इस कोशिश को नाकाम करना है। मुशर्रफ साहब बरामद हो चुके हैं। उन्हें उनके महल में पहुंचा दिया गया है। अब हमें कोई डर नहीं है। एक ही काम है हमारा, यह कि वह आंखों से ओझल न हो सके और उसकी गिरफ्तारी या मौत। पहाड़ के ऊपर चकराते रहो। सदा के लिए सुरंग में छुपा नहीं रह सकता वह। ऐसा ही करेगा तो कोई दूसरा इंतजाम किया जाएगा। और याद रहे, सुरंग के दोनों मुहानों से वापस बाहर आ सकता है। जिसमें गया है उसमें भी तुम लोग उसके दूसरे मुहाने से निकलने की उम्मीद कर रहे होगे। वही हुआ सर, ठीक वही जो आप कह रहे थे। एक हेलीकॉप्टर के मालिक की बगल में बैठे व्यक्ति ने वायरलेस पर कहा। हालांकि उसने लाइट ऑफ कर रखी है, मगर फिर भी उसे देख सकता हूँ। वह अभी अभी
सुरंग के उसी मुहाने से बाहर निकली है जिसमें गई थी और इस वक्त शहर की तरफ लौट रही है। फड़फड़ाने दो उसे, घूमने दो सड़कों पर। कभी शहर की तरफ जाएगा, कभी जंगल की तरफ, मगर कब तक घूमता रहेगा हरामजादा। मेरी अल्ताफ से बात हो चुकी है। गाड़ी में जितना पेट्रोल है वह 200 किलोमीटर से ज़्यादा नहीं चल सकती। उसके बाद तो उसे रुकना ही पड़ेगा। अब वह हमारे पंजे से निकल नहीं सकता। अर्थात लतीफ़ की आवाज़ में संभावित कामयाबी का जोश था। दूसरे हेलीकॉप्टर से कहा गया, यह बात तो ठीक है सर, मगर मैं यह सोच रहा हूँ, पेट्रोल खत्म हो भी गया, गाड़ी एक जगह रुक भी गई, तो हम लोग कर क्या सकेंगे जब तक वह गाड़ी के अंदर है। यह सोचना तुम्हारा नहीं, हमारा काम है। डांटने वाले अंदाज में कहा गया, तुम्हारा काम केवल उस पर नज़र रखना और पल पल की रिपोर्ट हमें देते रहना है। यस सर। और वही हुआ। कंट्रोल रूम में बैठे लतीफ़ को पल पल की रिपोर्ट मिलती रही। उसी के बेस पर उसने गाड़ी को घेरने की योजना बनाई। जब हेलीकॉप्टर से उसे बताया गया वह शहर में दाखिल हो चुका है, अहमद रोड की तरफ बढ़ रहा है, तो लतीफ़ ने दूसरे ट्रांसमीटर के माइक पर कहा, तुम लोग क्रॉस करके अहमद रोड पहुँचो, उसका रुख अभी उसी तरफ है। याद रहे, सड़क के दोनों तरफ से घेर लेना है उसे। भले ही 20 क्रेन लगे, सबको अलर्ट कर दो। उसे इतना रास्ता ही नहीं मिलना चाहिए कि क्रेश के दायरे से बाहर निकल सके। लतीफ़ कंट्रोल रूम में मौजूद कादिर ने कहा, तुम करना क्या चाहते हो? उस पर काबू पाने की तरकीब मेरे दिमाग में आ चुकी है। लतीफ़ ने मुस्कान के साथ कहा, अब वह बच नहीं सकेगा कादिर। जब कमान तुम्हारे हाथ में थी, मैं मानता हूँ तुम मजबूर थे। मुशर्रफ साहब को कवर कर रखा था कुत्ते ने, मगर मैं मजबूर नहीं हूँ। कमान अब मेरे हाथ में है। मुशर्रफ साहब महफूज है, तुम्हारा काम ही उन्हें महफूज रखना था। इस लिहाज से तुम्हें भी कोई नाकामयाब नहीं कह सकता। अपनी जिम्मेदारी निभाने में कामयाब रहे हो, मेरे सुरक्षा घेरे में रहने के बावजूद। मुशर्रफ को चाटा तो मार दिया हरामजादे ने, उस चाटे की उसे पूरी कीमत चुकानी पड़ेगी। मगर कैसे? जब तक वह गाड़ी में है तब तक कोई उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। लतीफ़ के जवाब देने से पहले एक ट्रांसमीटर से आवाज़ निकली, हम उसे देख सकते हैं सर, सामने की तरफ से आ रहा है। कितने क्रेन हैं तुम्हारे काफिले में? 5। सब एक लाइन में रहो। हैं? तब तो पूरी सड़क गिरी हुई होगी, तुम्हें क्रॉस करके आगे नहीं निकल सकता वह। ठीक वही स्थिति है सर, उसने हमें देख लिया है, गाड़ी वापस घुमा ली है। मगर वह सर, वाह, उधर से भी 5 क्रेन आ रहे हैं, अब वह उधर से भी नहीं निकल सकता। सड़क के दोनों तरफ ऊंची ऊंची इमारतें हैं, वह गिर चुका है सर, बच निकलने का अब उसके पास कोई रास्ता नहीं है। मेरे साथ आओ कादिर। लतीफ़ कुर्सी से खड़ा हो गया। बड़ा विचित्र दृश्य था। लगभग सारा शहर ही इकट्ठा हो गया था वहाँ। लोग आसपास की इमारतों पर चढ़े सारा तमाशा देख रहे थे। सड़क पर जो भीड़ थी वह बार बार बेकाबू हो रही थी, परंतु फोर्स का काम था पब्लिक को क्रेन्स के पीछे ही रखना। मगर पत्रकारों को वहाँ रोककर नहीं रखा जा सकता था। बल्कि अगर यह कहे
तब भी गलत नहीं होगा। पत्रकारों को रोका ही नहीं गया था। वायरलेस पर जब लतीफ़ को बताया गया, मीडिया के लोग प्रेस के दायरे के अंदर जाने पर अड़े हुए हैं, तो लतीफ़ ठहाका लगाकर हंसा। बोला, तुम्हें रोकने के लिए किसने कहा? उन्हें जाने दो जज जी। वही होना चाहिए, बेवकूफ़ वही, जिस दुनिया ने कुछ देर पहले टीवी पर वह मंजर देखा है, जिसने पाकिस्तान के मुंह पर काली पोतने की कोशिश की थी। देसी विदेशी सब पत्रकारों को पहुंचने दो। वहां सारी कैमरा टीमों को, हिंदुस्तानी टीमों को, खास तौर पर सारे संसार की टीवी पर इस मंजर का लाइव टेलीकास्ट होना चाहिए। और हो भी रहा था। लोग देख रहे थे क्रेज से गिरी बुलेट प्रूफ गाड़ी को। गिरी कहाँ, लटकी। लटकी कहा जाए तो बेहतर होगा। एक क्रेन के कांटे में फंसी बुलेट प्रूफ गाड़ी औंधी अवस्था में हवा में झूल रही थी। उसका अगला हिस्सा जमीन की तरफ था, पिछला आकाश की तरफ। सारा संसार उस विचित्र दृश्य के क्लाइमैक्स का इंतजार कर रहा था। और फिर आज के हीरो, इस दृश्य के रचयिता यानी चीफ ऑफ सीक्रेट सर्विस की कार वहां पहुंची। कैमरे उस तरफ घूम गए, माइक संभाले, पत्रकार गाड़ी की तरफ लपके। पहले ड्राइवर बाहर निकला। उसने लपककर पिछला दरवाज़ा खोला। होठों पर गर्वीली मुस्कान लिए लतीफ़ ने कुछ ऐसे अंदाज में ज़मीन पर कदम रखा जैसे ज़मीन को रोंद डालना चाहता हो। अरे! उसे देखते ही विकास इस तरह उछल पड़ा जैसे आकाशीय बिजली गड़गड़ाकर उसके ऊपर गिरी हो। ये तो विजय गुरु हैं, गुल हसन। विजय गुरु हैं ये तो। गुल हसन के होठों पर मुस्कान थी। उसकी मुस्कान को देखकर विकास भौचक्का रह गया। बोला, इसका मतलब तू जानता था? मुस्कान के साथ केवल आंखों से हाँ कहा गुल हसन ने। और अल्फा से गुरु भी जानते थे। उसने फिर उसी तरह से हाँ कहा। जब मैंने पूछा वह मेकअप किसका है, तो कह दिया बस यूं ही मुसलमान नजर आने के लिए कर लिया है। मुझसे ही क्यों छुपाया गया? गुल हसन ने होठ पिचकाने के साथ कंधे उचकाकर पता नहीं का इशारा किया। अबे तू मुंह से क्यों नहीं बोल रहा? गुल हसन टीवी पर नजरें गड़ाए बोला, टीवी देखो दोस्त, मज़ा आ रहा है। मज़ा आ रहा है? तेरे मास्टर औंधी लटकी गाड़ी में फंसे पड़े हैं और तुम्हें मज़ा आ रहा है? मैंने कितना कहा था गुरु से वह गाड़ी मत ले जाए, पर वे माने नहीं। इस बार मतलब उन्हें मालूम था यह सब होगा। ओह, ये जो भी हो रहा है पूरे योजनाबद्ध तरीके से हो रहा है। अब मैं समझा। सोच तो रहा था उस वक्त अल्फा से गुरु ने मुझे इतनी आसानी से सीक्रेट सर्विस के चीफ की गाड़ी की डिक्की तक कैसे पहुंचा दिया। कैसे राष्ट्रपति भवन में जगह जगह बम फिट हो गए। जब विजय गुरु पाकिस्तानी सीक्रेट सर्विस का चीफ बने घूम रहे हैं। यह भी दोनों की नूरा कश्ती है। मगर वे नूरा कश्ती लड़ क्यों रहे हैं? आखिर खेल क्या है ये? टीवी देखो दोस्त, बात सुनो उनकी। गुल हसन ने कहा, सारा खेल समझ में आ जाएगा। और टीवी पर एक पत्रकार ने लतीफ़ से कहा, आखिर आपने उसे उल्टा टांग ही दिया। वह गर्व से मुस्कुराया। बोला, हमसे टकराने वाले इसी तरह उल्टे हो जाएंगे। मगर फिर भी जब तक वह गाड़ी के अंदर है तब तक आप उसका कुछ बिगाड़ नहीं सकते। कब तक रहेगा गाड़ी के अंदर? उसे बाहर निकालने के लिए
आप क्या करेंगे? यह सवाल रजनी शर्मा ने किया था, बहुत ही रहस्यमय मुस्कान के साथ। लतीफ़ यह कहने के बाद भीड़ को चीरकर आगे बढ़ा। देखते रहिए, जो होगा आज सबके सामने होगा। हुआ भी। हुआ यह कि लतीफ़ ने बहुत सारे टायर क्रेन से बीच सड़क पर डलवा दिए। कई कैन पेट्रोल डाला गया उन पर, और फिर उनमें आग लगा दी गई। पेट्रोल ने बक से आग पकड़ी और देखते ही देखते वहाँ होली जलने लगी। लतीफ़ ने उस क्रेन के ड्राइवर को इशारा किया जिसके कांटे से गाड़ी लटक रही थी। विकास बड़ी दिलचस्प नज़रों से उस सारे दृश्य को देख रहा था। विकास ही क्यों, सारा संसार देख रहा था। गाड़ी को आग के अंदर लटका दिया गया। दुनिया के हर घर में लतीफ़ की आवाज़ गूंजी। खास तौर पर तैयार कराई गई हमारी यह बुलेट प्रूफ गाड़ी टूट भले ही न सके मिस्टर विकास, जल भले ही न सके, मगर इसे गर्म होने से कोई नहीं रोक सकता। धीरे धीरे यह इतनी गर्म हो जाएगी, बाढ़ में पड़े चने की तरह भून जाओगे या बाहर निकलोगे। अब यह तुम्हारी मर्जी है, बुनना चाहते हो या पनाह। जब दूसरा विकल्प चुनो तो गाड़ी का कोई भी एक गेट खोल देना, हम समझ जाएंगे तुम बुनना नहीं चाहते। गाड़ी आग के ऊपर से निकाल दी जाएगी। सब वाह वाह कर उठे। चारों तरफ लतीफ़ की तरकीब की तारीफ की जा रही थी। सबका गेस था विकास को विकल्प नंबर 2 ही चुनना पड़ेगा। वही हुआ, लेकिन उतनी जल्दी नहीं। तब हुआ जब सचमुच गाड़ी पाड़ बन चुकी। उसका ड्राइविंग डोर खुला। लतीफ़ के होठों पर कामयाबी नृत्य कर रही थी। वह क्रेन के ड्राइवर को गाड़ी आग से दूर हटाने का इशारा करने ही वाला था कि उसकी जरूरत ही नहीं पड़ी। दरवाज़ा खोल, उसने वहीं से छलांग लगा दी थी। पल भर में वह आग से गुजरने के बाद वहां आ गिरा जहां आग नहीं थी। सशस्त्र सिपाहियों ने झपट कर उसके चारों तरफ घेरा बना लिया, परंतु पत्रकारों को न रोक सके। वे उन्हें भेद कर गाड़ी से कूदे शख्स के नज़दीक पहुंच गए और उसके चेहरे पर नज़र पड़ते ही विकास को एक बार फिर उछल जाना पड़ा। खुद ही तो नज़र आ रहा था वह विकास, मगर केवल एक पल के लिए, केवल फर्स्ट चांस में। अगले ही पल नज़र आ रहा था कि वह विकास नहीं है, कोई ऐसा शख्स है जिसने अपने चेहरे पर विकास का फेस मास्क लगा रखा है। वह फेस मास्क जो आग की गर्मी के कारण फटकर झुलस गया था। रजनी शर्मा ने तो आगे बढ़कर उसका मास्क नोच ही लिया। एक बार फिर विकास को चौंक जाना पड़ा। वह उसे पहचानता था। वह अशोक था, अशोक पांडे, सीक्रेट सर्विस का जूनियर जासूस। उस वक्त वह सहमा हुआ नजर आ रहा था। वह रजनी शर्मा ही थी जिसने कहा, मैं तुम्हें पहचान गई अशोक पांडे। तुम्हें पाकिस्तानी टीवी पर दिखाया गया था। तुमने कहा था कि भारत सरकार ने तुम्हें शबीर शाह बनाकर भेजा। फिर अब विकास बनकर यह सब क्यों किया? क्यों मुशर्रफ साहब को थप्पड़ मारा? अशोक पांडे ने उससे कुछ नहीं कहा, बल्कि दौड़कर कादिर के पैर पकड़ लिए। गिड़गिड़ाया, मुझे माफ़ कर दो साहब, मैंने वही किया जो आपने कहा। मैं तो अब भी खुद को विकास ही बताता, पर क्या करूं, फेस मास्क ही जल गया। मैंने तो टीवी पर भी वही कहा जो आपने कहा। बौखलाया हुआ कादिर अपने स्थान से
हटने के साथ दहाड़ा, क्या बक रहा है हरामजादे, मैंने क्यों कुछ कहा होगा तुमसे। रजनी शर्मा लपक कर अशोक पांडे के नज़दीक पहुंची। माइक उसके मुंह के नज़दीक ले जाकर बोली, क्या तुम यह कहना चाहते हो कि इन लोगों ने विकास को बदनाम करने के लिए तुम्हें विकास बनाकर तुम्हारे हाथ से मुशर्रफ साहब के गाल पर थप्पड़ लगवाया है? मुझसे कुछ मत पूछो मैडम, मुझसे कुछ मत पूछो। वह रजनी शर्मा के पैर पकड़कर गिड़गिड़ा उठा। ये लोग मेरी खाल में भूसा भर देंगे। अपने अखबार में यही छापिएगा कि मैं विकास हूँ। मैंने यही कहा है, मैं विकास हूँ, मैं विकास हूँ। वाह वाह वाह, विकास कह उठा। गुरु लोग खेल गए अपना खेल। न मैंने विमान अपहरण किया, न मुशर्रफ के गाल पर चाटा मारा। जो किया भारत को बदनाम करने के लिए पाकिस्तान ने किया। मुझसे पाकसाफ आदमी दुनिया में दूसरा कोई नहीं है। मान गया गुरुओं, गुरु लोग हो तुम। समाप्त।